दोस्तों, इस कहानी का आखिरी पार्ट शुरू करने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल द क्राइम शो को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करो ताकि हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज लाते रहें। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना। पकड़े जाने के बाद भी चार्ल्स ने अपनी चालाकी से इंडिया की सबसे गार्डेड जेल तिहाड़ को भी अपना पर्सनल रिजॉर्ट बना लिया, जहां उसे सारी फैसिलिटीज मिलती थीं और वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता था। 10 साल के बाद उसे थाई पुलिस को हैंडओवर किया जाना था, पर 1986 में पूरी जेल को ड्रग करके चार्ल्स एक बार फिर फरार हो गया। भाग के वो गोवा गया, जहां इंस्पेक्टर मधुकर जिंडे ने उसे फिर से पकड़ लिया। पर गोवा में पकड़े जाना भी उसके प्लान का पार्ट था, थाईलैंड की डेथ पेनल्टी से बचने के लिए। और अपने प्लान के चलते 1996 में वो तिहाड़ जेल से फरार हो गया। इंडिया में अपनी 20 साल की जेल की सजा काटकर 1997 में चार्ल्स वापस पेरिस आ गया था। एक फ्री मैन की तरह उसकी जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन उससे एक गलती हो गई। 2003 में अपने बिजनेस के चलते वो वापस नेपाल आ पहुंचा था। तब उसे नहीं पता था कि 30 साल पहले हुई गलती की सजा उसे अब मिलने वाली है। असल में 30 साल पहले 1975 में चार्ल्स अपनी गैंग के साथ हैंक और कॉर्नेलिया के पासपोर्ट्स और उन्हीं की पहचान लेकर नेपाल आ गया था। खूबसूरत हिमालय की पहाड़ों की गोद में बसा हिपी ट्रेल का आखिरी स्टॉप काठमांडू। काठमांडू के पास से ही बहने वाले मनहरा नदी के किनारे 12 साल का गणेश अपने दोस्तों के साथ रोज सुबह की तरह खेल रहा था। तभी एकदम से उसके गांव में हो हल्ला मच गया और पुलिस की कुछ गाड़ियां आकर एक खेत के किनारे रुक गई। गणेश और उसके दोस्तों को लगा कि कोई चोर पकड़ा गया होगा, तो वो उसे देखने उस खेत में पहुंचे। लेकिन तभी उन्हें मांस जलने की बहुत जोर की एक बदबू आई। इससे पहले वो लोग आगे बढ़ पाते, पुलिस वालों ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो स्मेल किसी मरे हुए जानवर की नहीं, बल्कि 2 इंसानी लाशों की थी जो उसी खेत में पड़ी हुई थी। पुलिस ऑफिसर राय के सुपरविजन में उन बॉडीज को वहां से लेकर जाया गया, क्योंकि उनके हिसाब से ये लाश 2 टूरिस्ट की थी, जिसका मतलब था कि मामला अब आग पकड़ने वाला था। नेपाली पुलिस ने उन टूरिस्ट की आइडेंटिटीज की तलाश में सबसे पहले काठमांडू के फ्रीक स्ट्रीट के हर एक हॉस्टल और होटल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। कई जगहों में पूछताछ करने के बाद वो एक लॉज में पहुंचे, जहां से उन्हें पता चला एक कपल लॉरेंट और कॉनी गायब थे। पुलिस ने उस कपल के कमरे की तलाशी ली। वहां उन्हें सब मिला, सिवाय उस कपल के पासपोर्ट्स के। वो एक आखिरी बार उनका पासपोर्ट वहां ढूंढ ही रहे थे जब उन्हें उनकी एक डायरी मिली और उसमें एक नाम मिला, आला गुटियर, जिसके नीचे बैंकॉक थाईलैंड का एड्रेस भी था। इससे पहले पुलिस वाले कुछ एक्शन ले पाते, उस कमरे के साथ वाले कमरे से एक कपल आया, जिन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक रात पार्टी करते हुए कॉनी और लॉरेंट के साथ एक जेम्स डीलर आला को भी देखा था। काठमांडू पुलिस पूरे शहर में आला की तलाश करने लगी। उन्हें आला कहीं नहीं मिल रहा था, लेकिन एक 5 स्टार होटल में आला की डिस्क्रिप्शन से मिलते जुलते एक कपल हैंक और कॉर्नेलिया के बारे में उन्हें पता चला, जो एक सफेद टैटसुन गाड़ी में घूमते थे। पूरे काठमांडू में नाकाबंदी लग गई और पुलिस पागलों की तरह आला, हैंक, कॉर्नेलिया को और उस गाड़ी को तलाश करने लगी। काठमांडू से कई घंटे दूर उस गाड़ी का पीछा करते हुए ऑफिसर राय ने आखिरकार उस डैटसून गाड़ी को ओवरटेक करके रोक लिया। उस गाड़ी में एक इंडो यूरोपियन आदमी बैठा था और उसके साथ एक वाइट औरत थी। राय ने दोनों को बाहर निकाला और सीधा पुलिस हेडक्वार्टर्स ले गया। वहां फ्रीक स्ट्रीट में उस इंडो यूरोपियन आदमी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कपल को बुलाया गया। उन दोनों ने हैंक और कॉर्नेलिया को ध्यान से देखा था, लेकिन वो दोनों लोग वो थे ही नहीं। दोनों के हाव भाव, कपड़े और स्टाइल एकदम अलग था। पूरे सबूत ना होने के बाद और हैंक और कॉर्नेलिया के पासपोर्ट्स में कोई दिक्कत ना होने की वजह से
पुलिस ने उनको मजबूरन जाने दिया। पुलिस को लगा कि ये केस हमेशा के लिए खत्म हो गया है। लेकिन तभी मनहारा नदी के पास एक गांव से राय को कुछ इंफॉर्मेशन मिली। एक औरत ने उस वाइट डेटसुन गाड़ी को उन जली हुई लाशों के मिलने से कुछ दिन पहले ही उस वैली से गुजरते देखा था। बिना देरी करते हुए उन्होंने गाड़ी का नंबर मैच किया और हर जगह हैंक और कॉर्नेलिया को ढूंढने लगे, यानी आला और मारी को ढूंढने लगे, यानी चार्ल्स सोबराज को ढूंढने लगे। इसी बीच उन्हें एक टिप मिली कि इसी नाम और डिस्क्रिप्शन के एक कपल ने काठमांडू के एक दूसरे होटल में चेक इन किया है। लेकिन जब तक पुलिस वहां पहुंची तब तक चार्ल्स भाग चुका था। उन्हें चार्ल्स के कमरे में कुछ नहीं मिला सिवाय कई सारे पासपोर्ट्स के। चार्ल्स नेपाल के सबसे खूंखार क्रिमिनल्स में से एक बन गया था। लेकिन क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी तो ये इंफॉर्मेशन बाकी हिपी ट्रेल की पुलिस के पास नहीं पहुंच पाई। थाईलैंड में कई मर्डर्स करके फरार होकर नेपाल में और कई मर्डर्स करके चार्ल्स को लगने लगा कि कोई भी उसे कभी पकड़ नहीं सकता था। चार्ल्स ने मैरी के साथ एक नई आइडेंटिटी बनाई और वो वापस बैंकॉक आए। इसी बीच नडीन और हरमन उनको पकड़ने के काफी करीब पहुंच गए थे। लेकिन चार्ल्स वहां से भी पुलिस को चकमा देकर निकल गया था। लेकिन तब तक इंटरपोल उसके पीछे पड़ गई थी और इसलिए चार्ल्स ने अपना तिहाड़ जेल वाला ग्रैंड प्लान एग्जीक्यूट किया। अब 2003 में चार्ल्स नेपाल कई सालों बाद वापस आया था, इसलिए उसने सोचा कि नेपाल पुलिस में सब उस केस को भूल चुके होंगे। लेकिन उसे नहीं पता था कि डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट गणेश केसी उसी का इंतजार कर रहा है, क्योंकि गणेश केसी वही 12 साल का बच्चा था जिसने लॉरेंट और कॉनी की लाश नदी के किनारे खेत में देखकर उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि वो इतनी बेरहमी से मारने वाले कातिल को एक ना एक दिन जरूर पकड़ेगा। 1 सितंबर 2003 काठमांडू के कसिनो में एक जर्नलिस्ट ने शोभराज को देखा। अगले 2 हफ्तों तक उस जर्नलिस्ट ने उसका पीछा किया, फोटोज खींची और एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाई। ये रिपोर्ट नेपाल पुलिस तक पहुंची। 1975 के डबल मर्डर केस को दोबारा खोला गया और चार्ल्स को एक कसिनो से अरेस्ट कर लिया गया और फिर उसे उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई। इसी बीच चार्ल्स की लॉयर की बेटी निहिता बिस्वास चार्ल्स के चाम में आ गई और 20 साल की निहिता को 66 साल के चार्ल्स के साथ प्यार हो गया। इतना कि लोग कहते हैं कि उन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली। चार्ल्स अपनी अपील के खिलाफ लड़ता रहा और फाइनली उसकी उम्र कैद की सजा को कम करके उसे 20 साल जेल में ही रहने की सजा सुनाई गई, जो 2023 में जाकर खत्म हुई। 21 दिसंबर 2022 को नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने उसकी उम्र और अच्छे व्यवहार को चलते उसको रिलीज कर दिया। उसने 19 साल जेल में बिताए और 23 दिसंबर 2022 को चार्ल्स सोबराज जेल से हमेशा हमेशा के लिए रिहा हो गया। चार्ल्स वापस फ्रांस चला गया। चार्ल्स ने उसके बाद कई जर्नलिस्ट से बात की, जहां एक तरफ चार्ल्स ने माना कि वो एक जेम्स डीलर और स्मगलर था, पर वहीं उसने ये भी कहा कि उसने जितने भी लोगों के मर्डर्स किए वो चाइनीज गैंग्स, इंटरनेशनल स्मगलर्स और इंटरनेशनल एजेंसीज के कहने पर ही किए हैं और वो सारे विक्टिम्स खुद वांटेड क्रिमिनल्स थे। इतना ही नहीं, उसने कुछ इंटरव्यूज में ये भी कहा कि वो वेस्टर्न कंट्रीज से एशियंस पर होते हुए अत्याचारों का बदला ले रहा था। ऑफिशियल फिगर्स की माने तो चार्ल्स ने टोटल 20 से भी ज्यादा मर्डर्स किए हैं, लेकिन कुछ राइटर्स, ऑफिसर्स के सामने किए हुए चार्ल्स के कन्फेशंस की माने तो ये नंबर 50 से भी कहीं ज्यादा है। चार्ल्स अभी भी जिंदा है और अपनी जिंदगी आराम से बिता रहा है। उसके विक्टिम्स के परिवार वालों के दिल में उसका खौफ अभी तक है। वहीं जिस रेस्टोरेंट में वो गोवा में पकड़ा गया था, वहां उसकी याद में आज भी एक पुतला है जो कई टूरिस्ट के लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बन चुका है। ये कहानी थी दुनिया के सबसे बदमाश सीरियल किलर की, जिसे लोग बिकिनी किलर या सर्पेंट किलर भी बुलाते थे। ये कहानी थी चार्ल्स सोबराज की। दोस्तों, अगर आपको एक कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल द क्राइम शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत